बाइस्कोप की बातें। आज बाइस्कोप की बातें होंगी एक विलायती फिल्म के आधार पर बनी एक हिंदी फिल्म को लेकर। उस फिल्म को लेकर जिसमें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हीरो थे, लेकिन तब जब वे सुपर तो क्या ठीक से स्टार भी नहीं बन पाए थे और उनके साथ साइड हीरो थे शॉटगन के रूप में छोटे बड़े पर्दों और पॉलिटिक्स के मैदान में धमाका करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा, जो उन दिनों फिल्मी मैदान में कमाल दिखाने के लिए व्याकुल थे। आइए सुने उस फिल्म की बातें जिसका नाम है रास्ते का पत्थर। इस फिल्म की तमाम जानकारियां बटोर कर लाए हैं अनवर निषाद और ये बातें आपको सुना रहे हैं राजलक्ष्मी की मदद से लोकेंद्र शर्मा। हॉलीवुड फिल्म निर्माताओं का तीरथ है। आमतौर पर बॉलीवुड के फिल्म निर्माता विलायती फिल्मों को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। जाहिर है हॉलीवुड की फिल्मों का असर पहले निर्माताओं के दिमाग पर और फिर हिंदुस्तानी सिनेमा के पर्दे पर भी बाकायदा नजर आता है। बंबई ने हॉलीवुड की फिल्मों का मसाला धड़ल्ले के साथ चुराया है। 50 हिंदी फिल्मों की कहानियों, किरदारों, घटनाओं, तकनीक, यहां तक कि संवादों पर भी हॉलीवुडी फिल्मों की छाया बिना किसी विशेष कोशिश के देखी जा सकती है। फिल्म रास्ते का पत्थर भी इसका अपवाद नहीं है। यह फिल्म जैक लेमन और शर्ले मैकलिन अभिनीत एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म द अपार्टमेंट की नकल है, लेकिन फर्क यह है कि द अपार्टमेंट ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बटोरी और रास्ते का पत्थर ने कामयाबी के रास्ते में ठोकरें खाई। बहरहाल आज हमें इसी फिल्म की चर्चा करनी है। रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया, जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा गया। रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया, जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा गया। रास्ते का पत्थर। रास्ते का पत्थर खोसला एंटरप्राइजेस के बैनर तले सन 1972 में बनी थी और उसके निर्माता लेखराज खोसला और भोलू खोसला थे। लेखराज खोसला मशहूर निर्माता निर्देशक राज खोसला के बड़े भाई थे और भोलू खोसला उनके भतीजे यानी लेखराज खोसला के साहबजादे। फिल्म रास्ते का पत्थर के निर्देशक थे मुकुल दत्त। बतौर निर्देशक ये उनकी दूसरी फिल्म थी। सन 1971 में उनकी पहली फिल्म आन मिलो सजना सुपरहिट हो चुकी थी और मुकुल दत्त भी कामयाब निर्देशकों की कतार में खड़े थे। आपको याद होगा फिल्म आन मिलो सजना की बातें हम आपको सुना चुके हैं। आन मिलो सजना, आन मिलो, आन मिलो सजना, आन मिलो, आन मिलो सजना। अगर मुकुल दत्त हिट डायरेक्टर बन चुके थे तो लेखराज खोसला और भोलू खोसला थे हिट प्रोड्यूसर्स। एक दिन ये सब आपस में मिले और मुकुल दत्त को बतौर निर्देशक साइन कर लिया गया। इसके बाद अगली फिल्म के लिए कहानी तलाश करने को कहा गया। मुकुल दत्त निर्देशक होने के अलावा बंगला साहित्य के रसिया भी हैं, कहानियां भी लिखते हैं और संगीतकार हेमंत कुमार, आर.डी. बर्मन और किशोर कुमार के लिए मुकुल दत्त बंगला फिल्मों के गीत भी लिख चुके हैं। उनके गीतों के प्राइवेट कैसेट्स भी बन चुके हैं। आर.डी. बर्मन की धुन पर उनका बंगला गीत एक दिन पाखी उड़े जावे जे आकाशे बेहद मकबूल हुआ था। इसी धुन पर बाद में तुम बिन जाऊं कहां जैसा लोकप्रिय हिंदी गाना बना।
मुकुल दत्त ने बंबई के हिंदी फिल्म जगत में अपना कैरियर निर्माता निर्देशक बिमल रॉय की रहनुमाई में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर शुरू किया था। वो करीब 7 बरस तक बिमल रॉय से जुड़े रहे। परख, बंदिनी, प्रेमपत्र, काबुलीवाला और बाद में स्वामी विवेकानंद जैसी उम्दा और सामाजिक फिल्मों में मुकुल दत्त ने बिमल रॉय के साथ काम किया। स्वामी विवेकानंद के बाद जब बिमल रॉय की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उनकी फिल्म कंपनी बिमल रॉय प्रोडक्शंस बंद हो गई, तो लेखक सचिन भौमिक ने मुकुल दत्त को निर्माता जे ओम प्रकाश से मिलवाया। यहां मुकुल दत्त ने बतौर चीफ असिस्टेंट रघुनाथ झालानी के साथ 2 फिल्मों में काम किया, आए दिन बाहर के और आया सावन झूम के। इन फिल्मों की कामयाबी के बाद रघुनाथ झालानी खासे मसरूफ डायरेक्टर हो गए, इसलिए जब जे ओम प्रकाश आन मिलो सजना प्लान करने लगे तो आशा पारेख ने उन्हें सलाह दी कि वो मुकुल दत्त को निर्देशन का मौका दें। इस तरह मुकुल दत्त आन मिलो सजना से डायरेक्टर बन गए। अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम। आन मिलो सजना के बाद भोलू खोसला और लेखराज खोसला के लिए मुकुल दत्त एक अच्छी सी कहानी की तलाश में लगे हुए थे। तभी उनकी मुलाकात हो गई डॉक्टर राही मासूम रजा से। राही साहब उन दिनों नए नए फिल्मी दुनिया में आए थे। उन्होंने मुकुल दत्त को एक बोल्ड स्टोरी आइडिया सुनाया जो मुकुल दत्त को भी पसंद आया और फिर बाद में निर्माता लेखराज खोसला और भोलू खोसला को भी अच्छा लगा। निर्माताओं ने हरी झंडी दिखाई तो उस स्टोरी आइडिया पर काम करने के लिए एक और लेखक जयंत धर्माधिकारी को बुलवाया गया और फिर राही साहब, मुकुल दत्त और जयंत धर्माधिकारी ने मिलकर हॉलीवुड की फिल्म द अपार्टमेंट की कहानी को हिंदी जबान और हिंदुस्तानी माहौल का जामा पहनाकर उसका नाम रखा रास्ते का पत्थर। हीरा बन के चमका हर एक मुसाफिर को रोका, हीरा बन के चमका हर एक मुसाफिर को रोका। ये उम्मीद भी टूटी लोगों ने ना खाया धोखा, हर एक उठाकर मुझको फिर यहीं गिरा गया। रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया, जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा गया। रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया, जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा गया। रास्ते का पत्थर। जयंत धर्माधिकारी फिल्म के पटकथा लेखक बने और डॉक्टर राही मासूम रजा ने संभाली संवादों की बागडोर। फिल्म की कहानी पर जाहिर है किसी का नाम नहीं दिया गया। उन दिनों अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा नए नए फिल्मी दुनिया में आए थे। शत्रु साहब खलनायक की छोटी बड़ी भूमिकाएं निभा रहे थे और अमिताभ बच्चन अच्छे अभिनेता माने जाने के बावजूद नाकामी के भंवर में फंसे हुए थे। उनकी किसी भी फिल्म को तब तक बॉक्स ऑफिस पर कोई कामयाबी नहीं मिल पाई थी। इसके बावजूद निर्माताओं ने हौसला दिखाया और फिल्म को जल्दी पूरा करने के इरादे से अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों को नायक की भूमिकाओं में साइन कर लिया। दोनों नायक मिल गए तो उनकी नायिकाओं की तलाश शुरू हुई। एक नायिका बनी लक्ष्मी छाया और दूसरी नायिका की भूमिका में आई नई नवेली नीता खेयानी। इनके साथ सहायक भूमिकाओं में आए प्रेम चोपड़ा, किशन मेहता, सत्येन कप्पू, चांद उस्मानी, सुधीर, शिवराज, असरानी, असित सेन, त्रिलोक कपूर और मोहन चोटी। फिल्म को संगीत से सजाने की जिम्मेदारी संभाली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीतकार बने आनंद बख्शी। मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ, मुझे
किसी की खोज है, मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ, मुझे किसी की खोज है। ये मुझको बहाए लिए जा रही है, जवानी समंदर की मौज है। मैं हरदम किसी को ढूंढती हूँ, मुझे किसी की खोज है। मैं हरदम किसी को ढूंढती हूँ, मुझे किसी की खोज है। ये मुझको बहाए ले जा रही है, जवानी समंदर की मौज है। मैं हरदम किसी को ढूंढती हूँ, मुझे किसी की खोज है, मुझे किसी की खोज है। निर्देशक मुकुल दत्त और लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा इस फिल्म को गीतों के बगैर बनाना चाहते थे। फिल्म का स्क्रिप्ट भी इसी अंदाज के साथ लिखा गया था, लेकिन निर्माता लेखराज खोसला और भोलू खोसला के साथ साथ फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इस बात के खिलाफ थे। नतीजतन सिचुएशंस निकाली गईं और इसमें 5 गाने डाले गए। इस तरह गीतों का नशा भरकर इस फिल्म के पैमाने को दर्शकों की महफिल में पहुंचाने का तामझाम शुरू हुआ महबूब स्टूडियो से। मामा माया ला 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 ला, मामा माया ला 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 ला, ला 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 ला, मुझसे कहा बच के तू जाएगा, मुझसे कहा बच के तू जाएगा, आएगा कभी ना कभी मेरे हाथ में। ला 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 ला, मुझसे कहा बच के तू जाएगा, आएगा कभी ना कभी मेरे हाथ में। मुझसे कहा बच के तू जाएगा, मुझसे कहा। फिल्म रास्ते का पत्थर की ज्यादातर शूटिंग महबूब स्टूडियो और बंबई के आसपास के इलाकों में हुई। इस शूटिंग के दौरान कई मजेदार बातें पेश आईं। नई अदाकारा नीता खेयानी को हीरोइन के तौर पर ले तो लिया गया था, लेकिन समस्या ये थी कि उसे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। सूरत हाल ये थी कि ठीक से सीन समझाने के लिए पहले हीरोइन की बड़ी बहन को समझाना पड़ता, फिर 2-3 बार वे उस सीन को अपनी छोटी बहन को समझाती और तब कहीं जाकर नीता खेयानी जी सीन कर पाती। यह बताने की जरूरत नहीं कि नीता खेयानी की आवाज को एक प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट से डब करवाया गया और तब कहीं यह फिल्म रिलीज हो पाई। शायद यही वजह है कि रास्ते का पत्थर नीता खेयानी की पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई। दूसरी मजेदार बात यह कि शत्रुघ्न सिन्हा उन दिनों बड़े जोशीले हुआ करते थे और सीन में हकीकत का रंग भरने के लिए कभी कभी अपने साथी कलाकारों की जान भी जोखिम में डाल देते थे। फिल्म के एक सीन में उन्हें हीरोइन लक्ष्मी छाया का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करनी थी। रिहर्सल तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन जैसे ही सीन शूट होने लगा, शत्रु मियां ने इतनी जोर से लक्ष्मी छाया का गला दबाया कि उसकी सांस सचमुच उखड़ने लग गई। सेट पर मौजूद लोगों ने शायद इसको दोनों कलाकारों की एक्टिंग का कमाल समझा हो, लेकिन असल में शॉट पूरा होने के बाद लक्ष्मी छाया बड़ी देर तक अपनी उखड़ी हुई सांस को ठीक करती रहीं। उस समय शायद लक्ष्मी छाया ने सोचा होगा, इब तुम पास ना आना, दूर ही रहना। इब तुम पास ना आना, दूर ही रहना।
लागे मेरे नैना नाही चैना, तोरे संग लागे मेरे नैना नाही चैना। रास्ते का पत्थर की कहानी में जय यानी अमिताभ बच्चन एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता है। उसका दोस्त अरुण यानी शत्रुघ्न सिन्हा एक अच्छा लेखक है लेकिन बेरोजगार है और अपनी पत्नी जो डांस करती है जिसका नाम है तन्नू यानी लक्ष्मी छाया की कमाई पर वो गुजारा कर रहा है। कहानी उस मोड़ से शुरू होती है जब जय एक दिन अरुण को एजेंसी का इश्तिहार लिखने के लिए वहां लेकर आया। एजेंसी के डायरेक्टर कपूर साहब यानी सत्यन कप्पू अरुण का लिखा हुआ इश्तिहार देखकर भड़क उठे। हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस। हमें साफ और सीधे लफ्जों में इश्तिहार चाहिए, सिर्फ इश्तिहार। अपने ज्ञान की बातों से आप लोग हमें क्यों बोर करते हैं? अरे नहीं लिखाया तो साफ कह दीजिए आप लोग। अच्छे लिखने वालों की कमी नहीं। ये सही है, मगर मुझे आज पता चला कि अच्छे छापने वालों की कमी जरूर। बकवास बंद कीजिए और ले जाइए अपना साहित्य, शहद लगा के चाटिए। कपूर साहब, जहां तक शहद लगाकर चाटने की बात आपने की, मुझे कुछ खास जमी नहीं, क्योंकि ये जमाना शहद लगाने का नहीं मक्खन लगाने का है हुजूर। अफसोस ये है हुजूर कि आज का जमाना है मक्खन ही बहुत महंगा है। कोशिश करूंगा। अरुण जाने लगा तो जय भी उसके पीछे चला, लेकिन कपूर साहब ने जय को आवाज दी। तुम कहां चले? सर, बड़ा बदतमीज आदमी है ये। क्यों बुलाया था तुमने इसको? क्या नाम है इसका? अरुण। हाँ ठीक है अरुण। अरे तुम्हारा दोस्त है तो क्या हुआ? कम वक्त सारा मूड तो ऊपर करके रखती है। इडियट। आई एम सॉरी सर। सॉरी होने से क्या होता है? अपने फ्लैट की चाबी निकालो। चाबी? यस सर वो, और देखो तुम इनकार नहीं कर सकते, ये मेरा ऑर्डर है। लेकिन सर मैं, ये मत भूलो जय, इस ऑफिस से किसी मामूली आदमी को फ्लैट नहीं मिलता, खास आदमी को दिया जाता है। और ये फ्लैट तुम्हें हमारी मेहरबानी से मिला है। जय, अगर जरूरत से ज्यादा तुम्हारा पेट भर गया हो तो छुट्टी करवा दो तुम्हारी। अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो तुम्हारे फ्लैट की चाबी इसी तरह चलती रही। जय ने बड़ी बेदिली से अपने फ्लैट की चाबी कपूर साहब को थमा दी। वो दफ्तर से बाहर आया तो उसका सामना हो गया अरुण से। चाबी दे, नहीं तो क्या मर जाऊं? नहीं, जिंदा रहो। देखो अरुण, मुझे यह नौकरी किसी भी हालत में करनी है। मैं खुद फाके करके फुटपाथ पे रह सकता हूँ, लेकिन मेरे यतीम भाई बहनों की उम्मीदों ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं किसी भी कीमत पे ये नौकरी करूं। छोड़ो यार, बेकार की बात है। जिंदगी में कुछ उसूल भी होते हैं ना। तुम्हारे पास अगर तनु का सहारा ना होता ना, तो मैं देखता तुम अपनी आंखों में किस तरह अपने असूलों के धूल चूंकते। तेरा मुंह कितना कड़वा हो गया। चल चलो मेरे साथ। हालात के आगे मजबूर जय अरुण के साथ चल पड़ा। उधर कपूर साहब लीना के साथ जय के फ्लैट में ऐश कर रहे थे। बड़ी देर बाद जब जय अपने फ्लैट पर पहुंचा कि कपूर साहब लीना के साथ फ्लैट से बाहर आए। ओह जय। हेलो। गुड नाइट सर। जय, रियली बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये क्या कह रहे थे, ये तो मेरा फर्ज है। नहीं जय, देखो मैं तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब कंपनी ने तुम्हें टेलीफोन के समेत फ्लैट दिलवा रखा है तो उसे कम से कम इस फटीचर हालत में तो न रखो। क्या क्यों सर, फ्लैट की देखभाल करने के लिए मेरे पास समय कहाँ है? लकड़ी जैसे सख्त बेड पर तुम्हें नींद कैसे आती है? हाँ जी, मैं सोता ही कहाँ हूँ। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं सर। कल ही मैं आपके लिए एक फोम लेदर का गद्दा लगवा देता हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। नो नो भाई जय, देखो कुछ थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हम लोगों की भी तो है ना। अरे ये क्या कह रहे हैं सर, आप लोग क्यों तकलीफ करें? जय, तुम अपनी जेब से क्यों खर्च करोगे? यहाँ ठीक है, मैं कल ही दिनेश और गोवर्धन को कह के सब इंतजाम करवा देता हूँ। सोने देते ने इस साले और सपनों के आशीर्वाद देते हैं। मेरा बेड है तो मेरा, लेकिन इस्तेमाल करते हैं दूसरे, और मुझे सोना पड़ता है बाहर। सालों को शर्म भी नहीं आती। जय दूसरे दिन दफ्तर जाने के लिए निकला तो उसने रास्ते में एक खूबसूरत जवान लड़की नीता यानी नीता खयानी को एक मुसीबत में फंसा हुआ पाया। उसके चाचा और चाची मय सामान के नीता को घर से बाहर निकाल रहे थे। चलो देखो यहाँ से। चलो निकलो। तुम्हारी जैसी लड़की लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं। प्लीज चाचा जी। मर गए तुम्हारे चाचा जी। सुबह शाम आवारा की तरह कहाँ घूमती फिरती रहती है? ये हमारा घर है, कोई होटल नहीं। तुम्हें यहाँ रख के हमने अपनी हंसी नहीं उड़वानी। तुम्हारा ये झमेला हमसे बर्दाश्त नहीं होता। सुनिए, आपको क्या तकलीफ है? आप अच्छा, तो आपका भी इनसे कुछ है? अरे
बड़े बदतमीज आदमी आप सीधी तरह जाते हैं, वरना मैं न जाने कहां। सुनिए, ये कौन श्रीमान थे जो आप पे चिल्ला रहे थे? मेरे रिश्ते के चाचा जी हैं। अरे कमाल के चाचा जी हैं। जवान भतीजे को बाहर फेंक दिया और वापस चले गए। आपको कहां जाना है? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं कहां जाऊंगी? मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। ईस्ट अफ्रीका से मुझे आए भी ना हुआ है। नौकरी की तलाश में मैंने सारी बम्बई छान मारी है। चलिए मैं आपको किसी हॉस्टल में करवा देता हूँ। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। जय ने नीता की ये परेशानी देखी तो उसे किसी हॉस्टल में ले जाने की बजाय शोभा के घर ले आया। ये नीता है। नीता? नीता। कौन नीता? अच्छा पहले अंदर तो आ जाओ। हाँ, सामान भी है। सामान? जी। किसका? इनका। तू उठा खिलाओ ना। मेरा नाम शोभा। बैठे ना। क्या शोभा की? मैंने सारी दुनिया देख ली है। एयर होस्टेस होने का यही तो फायदा है, तुम यहाँ बड़े शौक से रह सकती हो। देखा, मैंने कहा नहीं था? अरे इसका दिल इस फ्लैट से कहीं बड़ा है। लेकिन बेडरूम शेयर करनी पड़ेगी। हाँ, बेडरूम शेयर करना पड़ेगा। मैं तुमसे कह रहे थे कि हम नहीं, तुम यहाँ रह सकती हो आराम से। गाड़ी की तरफ क्यों देख रहे हो? नहीं खरीदी है क्या? अरे नहीं खरीदी। बाबा मेरा बॉस जो है ना, वो सेकंड का हिसाब लेता है। तो क्या हुआ? आज के दिन मेरे लिए डांट खाना। उधर जय के दफ्तर में बड़े बॉस रंजीत चौधरी यानी प्रेम चोपड़ा अपने स्टाफ को भाषण दे रहे थे। मैंने जो आप लोगों को आजादी दे रखी, उसका यह मतलब नहीं कि आप लोग ये भी भूल जाएं कि मुल्कों की तरह दफ्तरों में भी एक तहजीब होती है, एक प्रिंसिपल होता है। कि जय कहाँ? वो अभी तक नहीं आए सर। नहीं आए? क्यों नहीं आए? अभी तक नहीं आया सर। वो तो मैं भी देख रहा हूँ। जैसे ही वो आए उसे अंदर भेज देना। चौधरी साहब अपने चैम्बर पे पहुंचे ही थे कि जय आ गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आ गया? वो बेचारी दुनिया में बिल्कुल अकेली है सर। और जो क्या? कौन बेचारी? हाँ, वही तो मैं आपसे कहने जा रहा था। और इस दुनिया में भी कैसे कैसे बेहिया लोग रहते हैं। बेचारी का सामान उठाकर फुटपाथ पर फेंक दिया। उसे हॉस्टल में दाखिल कराने गया, इसीलिए देर हो गई। मैंने तो उससे यह भी कह दिया है कि आप उसे इसी फर्म में रख लेंगे। नो नो नो, आई कांट प्रॉमिस यू। फोटोग्राफ ये रही। सपनों की रानी कैंपेन के लिए कैसी रहेगी? ठीक है, लेकिन फोटो से आदमी का कहीं पता नहीं चलता है। तो वैसा क्यों नहीं करते, कल इसे यहीं बुला लो। यहाँ नहीं तो कहीं और लगा देंगे। थैंक यू सर। जय के फ्लैट की चाबी इस हाथ से उस हाथ में और उस हाथ से इस हाथ में घूम रही थी। उसके फ्लैट को अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल करने वालों में कपूर साहब के अलावा दफ्तर के दूसरे लोग भी थे, जैसे दिनेश यानी किशन मेहता, कबीर साहब यानी असित सेन और एजेंसी के क्लाइंट रमेश साहब यानी सुधीर। जय इस सूरत हाल से तंग आ चुका था, मगर हालात ने उसे ऐसे दबोच रखा था कि वो करता भी तो क्या करता। उधर अरुण अपनी डांसर पत्नी तनु से उलझा तो वो उससे पूछ बैठी, तुम वही बात क्यों पूछते हो जिसका जवाब तुम्हें मालूम है? शायद मुझे शर्मिंदा होने का बहुत शौक है तनु। तनु, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। बेहद प्यार नहीं, तुम्हें मुझसे हमदर्दी थी। मुझसे शादी करके तुम अपने आप को यकीन दिलाना चाहते थे कि तुम एक महान आदमी हो। तनु, ओहो, तुमने तो मुझे देर करा दी। मैं जाती हूँ। भाई वाह, आज मालूम पड़ा कि इस घर में वाकई मेरा इंतजार होता है। घंटी दबाई नहीं और दरवाजा खुल गया। सॉरी जय, मैं तो रुक ही नहीं सकती, पर तुम अंदर तो आओ। अरुण है। जरा रास्ता तो छोड़िए। हाय अरुण द ग्रेट। बहुत बड़े मौके हैं। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है यार, तनु हो गई। कुछ भी कहो अरुण, सच्चाई तो यह है कि तुम्हें तनु का नाचना गाना पसंद नहीं। रोक दो उसे। थोड़े इनकम बढ़ जाए तो उसे डांट कर रोक दो। हवा के घोड़े से उतरो और खेलो, इश्तेहार लिखना सीखो। यानी अपने आप को बेचना सीखो? जी हाँ। नहीं जय, मैं बिकने के लिए तैयार नहीं हूं। यहां अरुण बिकने के लिए तैयार नहीं था, मगर उधर उसकी पत्नी तनु मैं बिकने को तैयार हूँ,
तुम्हारी कीमत अदा करके भी तुम्हें पाना बहुत मुश्किल। तुम्हारी जवानी की आंच मेरे सीने में लग रही है, फिर भी लगता है तुम पास नहीं है, क्योंकि ये सौदा दिल का नहीं है। दिल का सौदा मैं करती भी नहीं, ये सौदा सिर्फ बदन का है। मेरे दिल का आईना तो बहुत पहले टूट चुका है। उस दिन रंजीत चौधरी की आंखें चमक उठीं जब जय नीता के साथ उनके चैम्बर में दाखिल हुआ। नीता सिन्हा। She's a nice girl. Please sit down. Yes, please, please sit. बेचारी एकदम अकेली है सर, एकदम अकेली है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जीने का कोई साधन नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर सकती हूँ। अरे जय ने आपको बताया नहीं कि आप क्या कर सकती हैं? ये बात तो कल ही तय हो चुकी है। क्यों जय? लेकिन सर आपने तो कहा था कि मैं प्रॉमिस नहीं। हाँ। पिछले 4 महीनों से मुझे आप जैसी लड़की की तलाश थी। ऐसी लड़की जिसके चेहरे पर मॉडर्न सोसाइटी की छाप ना हो, जिसकी आंखें ऐसी हो जैसे अभी अभी सपना देख रही थी, होंठ ऐसे हो जैसे अभी अभी मुस्कुराहट गुजर गई थी इन पर से। You are my dream girl. आप मेरे सपनों की रानी हैं। मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। अरे आप तो नाराज हो गई। दरअसल मैं तो बिजनेस की बात कर रहा था, अपनी कंपनी के लिए मॉडलिंग की। आई एम सॉरी। सॉरी तो मैं हूँ। Yes, sir. She's sorry. Well, then it is settled. आप मेरी ड्रीम गर्ल बनेगी। जरूर बनूंगी। बड़े बॉस ने फैसला कर लिया तो जय नीता को लेकर छोटे बॉस यानी एजेंसी की एड फिल्मों के डायरेक्टर कपूर साहब के पास पहुंचा। चेहरा बेजान, आंखें वीरान। जय, इन आंखों में रंग और इन होठों में शहद घोलना कोई आसान काम नहीं। जय, ये लड़की मेरे सपनों की रानी नहीं बन सकती। फिर भी अगर चौधरी साहब का फैसला है तो मुझे कुछ फिल्में खराब करनी पड़ेंगी। कुछ खराब कर ही दीजिए सर। मैं भी आया। अब तो फिर से रोने लगी। रोइए मत। देखिए हम लोग तो रास्ते के पत्थर हैं, ठोकरें खाना हमारी तकदीर है। जय, आप क्या समझा रहे हैं? जी वो मैं जरा इन्हें हौसला दे रहा था। इन्हें जो कुछ देना है वो मैं दूंगा। प्लीज गेट लॉस्ट। सबको गेट लॉस्ट का आदेश देकर कपूर साहब मुस्कुराते हुए नीता के करीब आए। मॉडल से काम लेने के लिए पहले उससे जान लेना, उसे अच्छी तरह समझ लेना बहुत जरूरी होता है। इस समय मुझसे डरोगे तो कैसे काम चलेगा? मेरे सपनों की रानी बनना चाहती हो तो मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मॉडल बनने के लिए आबरू की रिश्वत देना जरूरी है क्या? आबरू बदन में नहीं, दिमाग में होती है। ये रिश्वत देकर मुझे सपनों की रानी नहीं बनना है। नहीं बनना चाहती तो जाइए, किसी आश्रम में आबरू की माला जपिए। इस दुनिया में कहना मानने वाली लड़कियों की कमी नहीं। बात न जाने क्या से क्या रुख अख्तियार कर लेती कि तभी अचानक मिस्टर चौधरी कमरे में दाखिल हो गए। मिस्टर कपूर, आप किस किस्म के आर्टिस्ट हैं? जी, जो दूसरों के दिल का दर्द और जिंदगी की मजबूरियां नहीं समझते। कोई लड़की मॉडल बनकर पैदा नहीं होती, उसे ट्रेनिंग दी जाती है, उस पर मेहनत की जाती है, उसे यूं सलील और बेआबरू नहीं किया जाता। जब मैंने आपको ये कह दिया कि ये सपनों की रानी बनेगी तो ये सपनों की रानी बनेगी। इज दैट क्लियर मिस्टर कपूर? यस सर। एंड दैट इज फाइन। मिस्टर कपूर को अच्छी तरह समझाने के बाद मिस्टर चौधरी नीता के साथ अपने क्लाइंट रमेश के चैम्बर में पहुंचे। नीता को देखकर रमेश की बाँछें भी खिल गईं। अब तक आप कहाँ छिपी हुई थी मिस सिन्हा? मेरे सपनों की रानी आप ही बनेंगी। गुड। वैसे आज शाम को क्या कर रही हैं आप? मेरी शामों में क्या दिलचस्पी हो सकती है आपको? दूसरे के शामों को अपनी शाम बनाने का मुझे बड़ा शौक है। एक्सक्यूज मी रमेश, एक मिनट बात सुनना। जस्ट अ मोमेंट प्लीज।
हाँ तो बात ये है रमेश, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अबे ये क्या हरकत है? चोर भी चोरी करता तो साथ कर छोड़ के करता है। हमें तो पहले ही क्यों नहीं बताया? मैंने तो ये सोचा कि तुमने अपना चक्कर शुरू ही नहीं किया होगा, तो फिर मैं ही क्यों ना चांस ले लूं। यार तुम देर बहुत लगाते हो। बात मत टालो, तुम्हें तो मुझ पर हाथ साफ करने में मजा आता है। पहले तनु को ले उड़े, अब नीता पर हाथ साफ कर रहे हो। जय फाइलों के ऊंचे ढेर के पीछे मेज पर सिर रखकर सो रहा था कि अचानक आहट पाकर चौंक पड़ा। हाँ मैं सो नहीं रहा था सर। सर नहीं, मैं हूँ। क्या कर रहे थे आप? चलिए देखिए, ऑफिस बंद हो रहा है। ओह मैं इतनी देर सोता। सोने के लिए भगवान ने घर बनाया है। हाँ लेकिन क्या है कि मुझे रात को जागने की बड़ा शौक है। किसी कहना मत है, मुझे इस ऑफिस में सोने के लिए ही तनख्वाह देते हैं। अरे आपको तो हरारत लग रही है। और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी तबीयत खराब नहीं है तो चलिए ना मेरे साथ शॉपिंग करने को। चौधरी साहब ने कुछ पैसे दिए हैं, कुछ ड्रेसेस खरीदनी है। चलिए ना। अच्छा चलिए। जय और नीता शॉपिंग कर रहे थे कि अचानक वहीं तनु से उनका सामना हो गया। आवाज हट गई। ये तनु है मेरी दोस्त की बीवी। मेरा नाम नीता है। ओह जय, ये किस्सा क्या है? किस्सा? अरे कुछ भी तो नहीं। तो हकीकत होगी। अगर अभी तक हकीकत न बनी हो तो बना डालो। ये क्या कह रही हैं आप? मैं जय साहब के लायक कहाँ? मैं तो एक कटी हुई पतंग हूँ। नौकरी की तलाश में मैं ऑफिस भटकी, मगर जिसने डाली बुरी नजर डाली ना, जय साहब के सिवा। इन्होंने ही मुझे सहारा दिया और इन्हीं के सहारे मैं उनसे मिली जिनसे शायद मेरी जिंदगी का रुख ही बदल जाए। मैं इनकी बहुत एहसानमंद हूँ। दूसरे दिन नीता जब मिस्टर चौधरी से मिली तो वो उसे सपने दिखाने लगे। स्टार बन जाओगी, तुम्हारे पास रुपया होगा, मोटर गाड़ियां होंगी, आलीशान बंगलो होगा, लाखों चाहने वाले होंगे और फिर ग्लैमर की तेज रोशनी में तुम्हें कोई दिखाई नहीं देगा। अरे अरे ये क्या पागलपन है? तुम्हारी आंखों में आंसू? फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा बाबा, मान लिया कि तुम हमें नहीं भूलोगी, लेकिन तुम इस दुनिया को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानती हो जितनी अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। हर कोई काम निकल जाने के बाद दूसरे को भूल जाता है। मैं तो बुरी बात तक नहीं भूल पाती, तो आपको कैसे भूल सकती हूँ? आप तो मेरी जिंदगी की पहली अच्छी बात। थैंक्स लॉर्ड। मिस्टर चौधरी यकायक गमगीन हो गए। नीता ने उनके गम की वजह जाननी चाहिए। अपने गमों में किसी और को शामिल नहीं करता। आप न कीजिए, मैं खुद शामिल हो जाऊंगी। जिद न करो। मैं जिद नहीं कर रही, जिसे आप जिद समझ रहे हैं वो मेरा अधिकार है। मुझे क्या कह रही हो तुम? आपने मुझे इतनी खुशी दी है कि आपके गमों में शामिल होना मेरा फर्ज है। इधर ऑफिस में जय आदत के मुताबिक फाइलों के ढेर के पीछे मेज पर सिर रखकर सोते हुए नीता का हसीन सपना देख रहा था। पहले मेरा हाथ अपने हाथ में लीजिए, फिर जो जी में आए कहिए। मैं जीवन के अंत तक आंखें बंद किए सुनती रहूंगी। तुम समझती क्यों नहीं नीता? इस तरह दो जवान दिलों का मिलना, मेरे कहने का मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दिल बहक भी तो सकता है। हाँ बहक सकता है, लेकिन प्यार करने वाले ये सब कुछ सोचने लगे तो हो चुका प्यार। वो तो ठीक है, लेकिन प्यार करने का ये मतलब नहीं कि जंगल में आग लगा दें और फिर अपने जलने का तमाशा देखते रहें। मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं आपसे प्यार करती हूँ। सुहाने दिल है दीवाने, छोड़ो बहाने, तोरी अखियों में तो हाँ है, होठों पे है ना, तोरी अखियों में तो हाँ है, होठों पे है
और सपने से जागा तो मिस्टर चौधरी ने उसे अपने चैम्बर में बुलवाया। सब लोग तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों करते हैं? चतुर्वेदी साहब, कपूर साहब और दिनेश तो तुम्हारी बहुत ही तारीफ करता है। सभी लोग तुम्हें प्रमोशन दिलवाने पर तुले हुए हैं। तुमने दस्तक देखी? जी जी नहीं है, दस्तक नहीं देखी। दरअसल मैं आज खुद जाने वाला था। जाओ किसी को साथ लेकर चले जाओ। थैंक यू सो मच सर, लेकिन क्या है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं घर जाके सोना चाहता हूँ। वैसे पिक्चर अच्छी है, आपको देखनी चाहिए। मुझे आज शाम को एक बहुत जरूरी प्राइवेट मीटिंग करनी है। जय, तुम्हें ये पिक्चर देख लेनी चाहिए ताकि मैं आज शाम की मीटिंग तुम्हारे फ्लैट में कर सकूं। जय बात को समझ गया। उसने मिस्टर चौधरी को फ्लैट की चाबी दे दी और फिल्म दस्तक के टिकट लेकर नीता के पास पहुंचा। बॉस ने 2 टिकट दिए हैं दस्तक के, इसलिए यहां से हम लोग पहले जाएंगे खाना खाने, उसके बाद पिक्चर। लेकिन पहले खाना, उसके बाद पिक्चर। मुझे तो आपने बड़ी मुश्किल में डाल दिया। आज खाना रहने दीजिए, मैं सीधी पिक्चर हॉल पर आ जाऊंगी। जय ने नीता की बात मान ली और ठीक वक्त पर पिक्चर हॉल पर पहुंचकर नीता का इंतजार करने लगा। लेकिन नीता की बजाय एक नौजवान उसके पास पहुंचा। एक्सक्यूज मी सर, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? जी नहीं, चने बेच रहा हूं। आपके हाथ में 2-3 टिकटें देखी, इसलिए पूछा। देखिए भाई साहब, इस गवर्नमेंट ने कोई कानून पास नहीं किया कि एक आदमी 2-3 टिकट नहीं खरीद सकता। गो टू हॉल मैन, बहुत अच्छी जगह है, आप चलेंगे मेरे साथ? इधर पिक्चर हॉल के बाहर जय के साथ ये हुआ, उधर उसके फ्लैट में नीता मिस्टर चौधरी से कह रही थी, मगर इंतजार की भी तो हद होती है ना। आप मुझे अपने घर क्यों नहीं ले चलते? क्या पता लोग मुझे वहाँ कबूल करेंगे भी या नहीं। जिसे मैंने कबूल कर लिया नीता, उसे मेरे घर वालों को भी कबूल करना ही पड़ेगा। तो फिर मुझे उन लोगों से मिलाते क्यों नहीं? तुम्हारी उंगलियां कितनी खूबसूरत है, तुम्हारी उंगलियों में ये अंगूठी कैसे लगती है? पसंद है, बहुत पसंद है। दूसरे दिन जय की मुलाकात नीता से हुई तो ये लीजिए लेटर। किसने लिखा? मैंने। आपने? मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, इसमें लिख दिया है। लगता है बहुत नाराज है। ओह, रियली आई एम वेरी सॉरी। पहले कभी किसी का इंतजार नहीं किया था, इसलिए तकलीफ हुई। अगली बार तकलीफ नहीं होगी। यकीन कीजिए, अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा। जय ने फिर एक बार नीता की बात पर विश्वास कर लिया और उसी शाम अरुण से मिलने के लिए पहुंचा। उसने देखा दरवाजा खुला हुआ है। देखकर उसे हैरानी हुई। ये दरवाजा खुला हुआ है? अब मुझे दरवाजा के खुलने और बंद होने की आवाज अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्या है कि दरवाजा के बंद होने पे तनु के आने पे उठ के दरवाजा खोलना पड़ेगा। अब फिर उसे गई रात न जाने कहां से लौट कर आता हुआ देखना पड़ेगा। भाई अरुण, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम तनु को रोकते क्यों नहीं हो? तुम्हारी समझ में इसलिए नहीं आती जय कि तुमने किसी से प्यार किया ही नहीं। तुम किसी से प्यार करोगे जय, तब पता चलेगा कि मोहब्बत हार मान लेने की बात को खूबसूरत तरीके से कह देने का एक अंदाज है। अरुण की बात जय के दिल में उतर गई और उसने नीता से अपने दिल की बात कहने का इरादा कर लिया। मेरे दोस्त का कहना है कि अगर दिल की बात शायरी में पूछोगे तो दर्द में जवाब मिलेगा। लेकिन आज मैं दिल की बात शायरी में पूछने वाला हूं, भले ही दर्द में जवाब मिले। कोई ऐब मुझ में नहीं है ज़माने, मेरे दिल में कोई खराबी नहीं। कोई ऐब मुझ में नहीं है ज़माने, मेरे दिल में कोई खराबी नहीं। कदम डगमगाते हैं मस्ती में मेरे, मगर मैं कसम से शराबी नहीं। मैं उसके ख्यालों में झूमता हूँ, मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ। मुझे किसी की खोज है, मुझे किसी की खोज है।
गाना तो हो गया, लेकिन नीता खासी उलझन और परेशानी में पड़ गई। ऐसे में उसकी सहेली शोभा उसके काम आई। चौधरी साहब के प्यार की अंगूठी पहन लेने के बाद मैं जय की बात का क्या जवाब देती? साफ इनकार कर देती। जय साहब इतने अच्छे आदमी हैं कि मैं उनको दुख नहीं दे सकती। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जय जैसे सीधे साधे लोग अपनी प्यार की बात बताते ही क्यों हैं? उधर मिस्टर चौधरी ऑफिस में जय को उसके प्रमोशन की बात बता रहे थे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? इसमें शुक्र की क्या बात है? You deserve it, my boy, you deserve it. तुम इस काबिल हो। यस सर, आई मीन थैंक यू सर। उस दिन तुमने दस्तक भी की थी? जी नहीं, उस दिन मैं दस्तक नहीं देख पाया। मैं 11 बजे तक मैंने इंतजार किया, फिर मैं नहीं देख पाया। आज मेरी एक बड़ी जरूरी मीटिंग है, तुम आज जाकर दस्तक देख आओ। जी? इट्स अ गुड फिल्म, यू मस्ट सी इट। तुम्हें जरूर देखनी चाहिए, समझे? यस समझे सर। शाम को जब मिस्टर चौधरी जय के फ्लैट में नीता से मिले तो नीता उनसे उलझ पड़ी। मिस्टर चौधरी उसे समझाने लगे। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं नीता? बस प्रॉब्लम्स ऐसी हो। क्या प्रॉब्लम्स हैं? मुझसे प्यार करते हैं तो बताइए। तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तो बता नहीं सकता। मैं एक राज रहते रहते ऊब गई हूँ। मैं चाहती हूँ सारी दुनिया को पता चले कि मैं आपके दिल की बात हूँ। अब देखिए ना, इस फ्लैट का मालिक क्या सोचता होगा मेरे बारे में? कुछ नहीं सोचता होगा। मैं तो सोचती हूँ। तुम सोचा मत करो नीता। अब ये बताइए, अगर कोई मुझसे कहे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो मैं क्या जवाब दूं? किसी ने कहा है क्या? इसमें क्या रखा है किसी ने कहा है या नहीं? मैं ये भी तो नहीं कह सकती कि मैं एंगेज्ड हूँ। नहीं, ऐसी बात अभी मुंह से निकालना भी नहीं। बहुत परेशानी हो जाएगी। क्या परेशानी हो जाएगी? मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? फिर वही बात करेंगे जो कई बार कर चुके हैं। जय अपनी नई कुर्सी पर आकर बैठा तो दफ्तर के साथी शिवराज और नीता उसे मुबारकबाद देने पहुंचे। मुबारक हो जाए। मुझे तुम्हारी प्रमोशन की बहुत खुशी। थैंक यू। मुबारक हो जाए साहब। थैंक यू वेरी मच। कभी तुम्हें फुर्सत मिले तो ये सोच लेना, ये प्रमोशन तुम्हें महंगा तो नहीं पड़ा। शायद। लगता है आप इस प्रमोशन से खुश नहीं हैं। क्या कह रही हैं आप? जिस प्रमोशन के लिए मैंने रातों की नींद हराम की है, उस प्रमोशन पर मैं खुश नहीं होऊंगा तो और क्या होगा? तो हो जाए कुछ पार्टी वार्टी। हाँ, क्यों नहीं। पार्टी बड़ी धूमधाम से हो रही थी कि जय की नजर नीता और चौधरी पर पड़ी और नशे में दिल का दर्द उसकी जबान पर आ गया। कितने घाव लगे हैं ये मत पूछो मेरे दिल पे, कितने घाव लगे हैं ये मत पूछो मेरे दिल पे, कितनी ठोकर खाई ना पहुंचा फिर भी मंजिल पे, कोई आगे फेंक गया तो कोई पीछे हटा गया, रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया, जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा गया, रास्ते का पत्थर। पार्टी में मौजूद अरुण की पत्नी तनु ये सब चुपचाप देख रही थी। नीता जाने लगी तो तनु ने उसे रोका। क्या जय तुमसे नाराज है? कौन जाने, मुझसे तो कोई ऐसी बात नहीं हुई कि वो मुझसे नाराज हो जाए। बुरा नहीं मानना, मुझे तो लगता है प्यार से और कोई तुम्हारे करीब आए शायद जय से ये बर्दाश्त नहीं होता। और कोई कौन? चौधरी साहब का इस तरह करीब आना। लेकिन इसका तो मैं कुछ इलाज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनसे मेरी शादी होने वाली है। शादी? हैरान क्यों हो गई? क्या मैं शादी नहीं कर सकती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नीता,
इतना बड़ा फैसला करने से पहले तुम कुछ और जान लो तो अच्छा है। और क्या जानना है? तुम बस एक बार मेरे साथ आओ। तनु नीता को लेकर एक बंगले पर पहुंची और उसे बंगले की मालकिन के सामने खड़ा कर दिया। मैं मिसेस चौधरी हूँ। मिसेस चौधरी? हाँ, मिसेस रंजीत चौधरी, तुम्हारे बॉस की बीबी। आप हैरान क्यों हो गई? ये बेचारी तो अनजाने में। तुम क्या सोचती हो प्यार ऐसी गई गुजरी चीज है कि इस जैसी लड़की को भी हो जाए, जो ये भी ना सोचे कि शादीशुदा मर्द से प्यार नहीं किया जाता। जी मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? तुम मुझे कैसे यकीन दिलाओगी कि तुम अपना घर बसाने के लिए मेरा घर नहीं उजाड़ रही हो? क्या तुम अपने सुख और दौलत के लिए कुछ भी कर सकती हो? इतना गिर सकती हो? नीता जी, अपनी रातें बेचकर और दिन नीलाम करके प्यार नहीं खरीदा जा सकता। नीता बंगले से निकली और सीधे मिस्टर चौधरी के पास जा पहुंची। मैं ये अंगूठी आपको लौटाना चाहती हूँ ताकि आपको फिर से पैसे न खर्चने पड़े। यकीन करो नीता। यकीन करो? किस पर? इस अंगूठी पर? न जाने कितने हाथों से गुजरकर मुझ तक पहुंची है। देखो नीता, यकीन करो इस नेकलेस पर। तन्नू ने सब कुछ बता दिया है। माय गॉड। अगर मिसेस चौधरी न मिली होती तो मैं तन्नू की बात नहीं मानती, मगर तन्नू भी सच्ची और मिसेस चौधरी भी। मैं ही पागल थी कि आप जो जो करते गए मैं आपकी बात मानती गई। मेरी बात तो सुनिए। निकल जाइए मेरे दिल से, निकल जाइए मेरी जिंदगी से। मैं कहती हूँ यहाँ से निकल जाइए। नीता चकरा कर गिरी और बेहोश हो गई। इतने में जय नशे में लड़खड़ाते हुए अंदर आया। ये मेरा फ्लैट है। नीता, 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 अरे तो बेहोश हो गई। जय नीता को बेहोश देखकर बौखला गया। इतने में पड़ोस के डॉक्टर साहब विजू खोटे आ गए। क्या हो गया इस लड़की को? मेरे ख्याल से बेहोश हो गई। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन वो बेहोश कैसे हुई? मैंने नहीं किया। नहीं तो इसे फिर बेहोश होने का शौक होगा। तुम आदमी नहीं हो जय, जानवर हो। अपने हवस के गुलाम बन गए हो। इस लड़की को इस हालत में लाते हो तुम्हें शर्म नहीं आई? आ गई, होश में आ गई डॉक्टर साहब, होश में आ गई। आप जी यहाँ कैसे? जी ये तो मेरा फ्लैट है। आप आराम और बिल्कुल परेशान ना हो। आप मुझे यहाँ रोककर जलील न कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए। दूसरे दिन जय ऑफिस में मिस्टर चौधरी के सामने खड़ा था। मैंने एक फैसला कर लिया है। आज से मैं अपनी फ्लैट की चाबी किसी को नहीं दूंगा। मत भूलो कि मैं बातों का छीन कर तुम्हें लड़की के कीचड़ से निकाला है। तुम एक मामूली क्लर्क थे, मैंने तुम्हें प्रमोशन देकर तुम्हारा भविष्य बनाया है। प्रमोशन? भविष्य? प्रमोशन की पन्नी में लिपटी हुई अपनी वासना को मेरा भविष्य मत कहिए। यह है वो भविष्य जिसे आपने मुझे इंस्टॉलमेंट पर दिया था। मुझे इतना महंगा भविष्य नहीं चाहिए। जय ने नौकरी छोड़ दी और वो नया घर तलाश करने लगा। तभी शोभा ने उसे बताया कि नीता ने नींद की 20 गोलियां खा ली हैं और सपने देखते देखते वहां जा रही है जहां न घर है न किसी की आवाज। आंखें खोलो। मैं आंखें नहीं खोल सकती। मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा नीता। उठो, आंखें खोलो। मत जगाओ जय, मत जगाओ। मैं जाग गई तो जी नहीं पाऊंगी। अब तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है नीता। आंखें खोलो, मैं कहता हूँ आंखें खोलो। इधर जय नीता को जिंदगी की तरफ लाने की जद्दोजहद कर रहा था और उधर शाम को तन्नू डांस के लिए जाने लगी तो अरुण ने उसे फिर रोका। मैं जरूर जाऊंगी। नहीं, तुम नहीं। कम से कम ये तो ना भूलो कि तुम मेरे टुकड़ों पर पल रहे हो। अगर तुम एक शरीफ आदमी होते तो मेरी कमाई की शराब पीने की जगह तुम्हें मेरा खून पी लिया होता। थप्पड़ मारने से हकीकतें नहीं बदल सकती। अब ये नहीं होगा, अब ये नहीं होगा।
अरुण शायद तनु का गला घोंट ही देता कि अचानक जय ने आकर उसे बचा लिया। क्या करते हो तुम लोग? इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया था। अरुण ने तैश में आकर तन्नू को चाकू मार दिया। तन्नू हमेशा के लिए खामोश हो गई। अरुण ने उसे एक बार देखा और फिर वो दनदनाते हुए मिस्टर चौधरी के सामने जा पहुंचा। जिसकी वजह से मेरी पत्नी वेश्या बनी, जिन हाथों से मैं उसकी पूजा किया करता था, उन्हीं हाथों से उसका खून करना पड़ा। जिसकी वजह से नीता का ये हाल हुआ, मैं आपको अपनी जिल्लत और आपकी आवारगी के एक लम्हे का हिसाब समझाकर ये खाता बंद करने आया हूं। नहीं चौधरी साहब, ये हिसाब मेरी जिंदगी से अदा नहीं होगा। इस खाते पर तो मैं तुम्हारे खून से दस्तखत करूंगा। अरुण ने मिस्टर चौधरी का भी खून कर दिया। कानून के हाथों ने उसे अदालत के कटहरे में ला खड़ा किया। मैं अपने लिए इंसाफ नहीं मांगता हूं, सजा मांगता हूं, मौत की सजा। मैं यहाँ इंसाफ मांगने नहीं आया हूं, मौत की सजा मांगने आया हूं, मौत की सजा मांगने आया हूं। अदालत को मुजरिम से हमदर्दी, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना बहरहाल एक जुर्म है। इसीलिए ज़ेर दफा 302 ताज़ीरात हिंद मुजरिम अरुण ठाकुर को सजाए मौत दी जाती है। आप जा कहां? फिर मैं अपना घर कैसे बनाऊंगा? जय, मैं वो पत्थर हूँ जिसे ठोकर तो लग सकती है, लेकिन घर नहीं बन सकता। आने वाले दिन हमारी जिंदगी है नीता, दिल से महसूस करो। रास्ते का पत्थर की कहानी इस मोड़ पर आकर खत्म हो जाती है, लेकिन ये अंत नहीं है, ये है नई जिंदगी की शुरुआत। डॉक्टर राही मासूम रजा के संवाद बेहद जानदार और दिल को छू लेने वाले थे। जयंत धर्माधिकारी की पटकथा भी सुलझी हुई थी। काका ठाकुर की फोटोग्राफी खूबसूरत थी और मुकुल दत्त का निर्देशन फिल्म के मिजाज और माहौल के मुताबिक था। अलबत्ता संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी का सरगमी जादू इस फिल्म में दिखाई नहीं दिया। फिल्म रास्ते का पत्थर को अपनी पहली रिलीज पर बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई, लेकिन मजेदार बात यह कि जब दूसरे ही साल अमिताभ बच्चन फिल्म जंजीर से हिट हो गए तो रास्ते का पत्थर भी कामयाबी की राहों पर लुढ़कने लगा। यानी न सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपना खसारा पूरा किया, बल्कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स यानी लेखराज खोसला और भोलू खोसला के भी नुकसान की भरपाई हो गई। फिल्म रास्ते का पत्थर के बारे में एक और बात का जिक्र भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। इस फिल्म से जुड़े कई लोगों को बाद में जबरदस्त कामयाबी मिली। जैसे आज के मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट इस फिल्म के प्रोडक्शन कंट्रोलर थे। उन्होंने इस फिल्म में एक छोटा सा रोल भी किया था, उस नौजवान का जो पिक्चर हॉल पर अमिताभ बच्चन से टिकट्स मांगने आता है। महेश भट्ट के अलावा प्रभात कुमार, आशिम मुखर्जी और अम्बरीश संगल जो निर्देशक मुकुल दत्त के असिस्टेंट थे, बाद में कामयाब डायरेक्टर बने, और एक असिस्टेंट संतोष सरोज कामयाब फिल्म लेखक। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा का नसीब कैसा हिट हुआ ये तो कहने की जरूरत ही नहीं। हाँ, ये तीसरी बात है कि हीरोइन नीता खयानी की किस्मत के रास्ते में ये फिल्म रास्ते का ऐसा पत्थर साबित हुई कि उनके फिल्मी सफर को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया, जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा गया। रास्ते का पत्थर, रास्ते का पत्थर। आज बाइस्कोप की बातें हुई इसी फिल्म को लेकर। अनवर निशात की जानकारियों के आधार पर गीतों और संवादों के साथ ये प्रोग्राम आपको सुनाया लोकेंद्र शर्मा ने। लोकेंद्र शर्मा की मदद हमेशा की तरह की राजलक्ष्मी ने। अब अगले हफ्ते तक हम सब का नमस्कार। बाइस्कोप की बातें।